सबसे मेन जो सलाह मैं आपको एज ए न्यूरो सर्जन या एज ए स्पाइन सर्जन देना चाहता हूँ वो मैं पूरे समाज को ही कहना चाहता हूँ। हाँ जी गाइस, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी अपनी सईदा। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, है ना। गाइस, आज का जो व्लॉग तो नहीं बोलूँगी, आज एक वीडियो है जो कि बहुत लंबे टाइम से आप लोगों के क्वेश्चंस थे या बहुत सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट ये वाला वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना कि जो चीज़ें मैंने या मेरे हस्बैंड ने या फिर हमारी फैमिली ने जो चीज़ें फेस की हैं वो कोई और ना फेस करे। इसी रीज़न से जो हमारे डॉक्टर साहब जी हैं जिन्होंने हमारी जेठू जी का ऑपरेशन किया था और टचवुड मतलब 2 months और 2.5 months हुए आपके सामने रिजल्ट, है ना। क्योंकि हमने सबने आस छोड़ दी थी, पैरालिसिस हो गया था और मतलब बहुत कुछ सिम्टम्स ऐसे हो गए थे। लेकिन उन्होंने जो डॉक्टर कमल वर्मा जी है ना, उन्होंने बोला था कि बिल्कुल सही होगा। और आप सबने देखा था मेरे पूरे व्लॉग्स में उन्होंने कहीं अपना फेस नहीं दिखाया। उन्होंने बोला कि जिस दिन जेठमल जी डायरेक्ट पैदल चल के मेरे पास आएंगे ना, उस दिन मैं आपके व्लॉग में आऊँगा या फिर आपके वीडियो में आऊँगा। तो मैंने और जेठू जी ने बहुत ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट की है। हाँ मम्मा, मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि सर अब आप हमारे आइए, और जो मैंने या जेठू जी ने या फिर हमारी फैमिली ने जो प्रॉब्लम फेस की है वो कोई और नहीं फेस करे। गाइज, आप लोगों के क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में भी पढ़ लिए, इंस्टा पे भी पढ़ लिए। हाँ जी बेटू, बाजू अभी देती हूँ जो इंस्टाग्राम पे भी पढ़ लिए, सब कुछ मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज सर अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं। हम जा रहे हैं सर के घर, ठीक है, वहाँ पे आपको सारी चीजें अपडेट करेंगे। लेके चलती हूँ। अरे उनको अपने से आने दो, लेके क्यों चलना है? कोई सहारे की जरूरत नहीं है, खुद से आइए। ये लीजिए सर। हाँ बिल्कुल, खुद से चलना है अपने। सर के सामने तो सर चलने दो, सपोर्ट छोड़ दीजिए बिल्कुल। अब ये लीजिए। वेलकम, आ जाओ। अच्छा लगता है, आप चल के आइए। पैर तो थोड़े दिए। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आपने खड़ा किया पैरों पे सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते भैया। आ जाओ। और कैसा लगा खुद से सीढ़ियाँ चढ़ के? देख लीजिए, चढ़ गया सर ये तो मैजिक हो गया। हाँ। घर पे भी हम पकड़ के चलाते हैं, यहाँ पे सर के सामने पूरा मैजिक किया सर, नहीं किया मैजिक पूरा। घर पे क्या होता है, परिवार वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने के नहीं चक्कर में ना। नहीं, इतना नहीं। मैं कोशिश लगातार करता हूँ। हाँ। लगातार कोशिश करता रहता हूँ मैं। और आप सामने थे तो डर बिल्कुल नहीं था मन में। बस चोट से बचना है, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है। तो गाइस, अब सबसे पहले तो भाई मैं तो ये बोलूँगी कि हम मेरे और जेठू जी के लिए तो सर भगवान का रूप बन के आए हैं। क्योंकि जिस कदम पे, जिस सिचुएशन पे जेठू जी थे, आप सबने देखा है। लिटरली 2 से 3 महीने हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने रो के निकाले हैं, है ना। और फिर हमको सजेस्ट किया हमारे कोई रिलेटिव ने कि भाई फरीदाबाद में डॉक्टर कमल वर्मा जी सर हैं। तो और सच में मैं इनके आगे ज़रूर बताऊंगी बहुत कुछ, बट आपको मैं बता दूं बेझिझक, अगर किसी के स्पाइन की प्रॉब्लम होना तो फरीदाबाद में फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर कमल वर्मा जी हैं। आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उसका जीता जागता प्रमाण आपके सामने है जेठू जी, जो कि खुद आज सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, खुद आज अपने पैरों पे खड़े हो गए। और आपको बताऊं कि मैंने सर को कितनी बार बोला कि सर हमारे व्लॉग में आ जाओ। सर बोले जिस दिन मेरा पेशेंट पैदल चल के आएगा ना, उस दिन मैं आऊंगा आपके व्लॉग में, है ना सर, याद है आपको? बिल्कुल ठीक तो बात। आज इसीलिए हमने सर को बोला कि सर आपका अब जो स्टूडेंट है आपका, अब जो पेशेंट है आपका, अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया है। तो अब जितने भी क्वेश्चन है जो भी आप लोगों ने हमको भेजे हैं, मैंने सारे नोट डाउन कर लिए हैं। और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं अंदर में, क्योंकि जब जेठू जी का ये हुआ था ना, तो मेरे अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ऐसा क्यों हुआ। सारी चीजों के जवाब आज हम सर से लेंगे, बट उसके पहले इंट्रोडक्शन करा दूं, ये है सर की वाइफ। मैम भी ना बहुत बड़ी डॉक्टर है कैंसर की, जो कि अपोलो में है। और इतना अच्छा लगा ना, दोनों सर और मैम इतने डाउन टू अर्थ है। गाइस, बहुत सारा प्यार देना, इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। पहले तो बहुत धन्यवाद। और इतनी खुशी जब हमें, हमारा मरीज जब चलता है, अपने पाँव पे खड़े होता है, तो जितनी खुशी उनके परिवार को होती है उतनी ही खुशी हमें होती है। क्योंकि एक डॉक्टर और एक मरीज का परिवार, दोनों का एक ही मकसद होता है कि बीमारी को हराना। कभी कभी सोसाइटी में इस तरह से हम लोग सोचने शुरू करते हैं कि डॉक्टर और मरीज एक दूसरे के अगेंस्ट हैं या लड़ रहे हैं, पर हम दोनों के दोनों मिलकर के बीमारी से लड़ते हैं। और जो आपने तारीफ की अभी पुल बांधे कि सर मैंने कोई पुल नहीं बांधा, ये एकदम सच वर्ड है। तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, जेठू जी ने खुद ने उम्मीद छोड़ दी। सभी व्यूअर्स है, सभी जो भी आपको देखते हैं सुनते हैं, क्योंकि आप उनके साथ दिल से जुड़े हुए हो
और वो आपकी बात को सच मानते हैं, क्योंकि वो दिल का एक रिश्ता है। और सामने बिठा लिया आपने दिमाग के डॉक्टर को। नहीं नहीं सर। तो मेरा सबसे ये कहना है कि डॉक्टर कमल वर्मा नहीं, मतलब आप किसी भी डॉक्टर, सभी डॉक्टर पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, बस अपनी बीमारी को बढ़ाएं नहीं, उनके लक्षण पड़ते ही अपने आसपास किसी भी डॉक्टर को जिस पे भी आपको भरोसा है जरूर दिखाएं। और जो भी सलाह आपको मिलती है वो सलाह को आप काउंटर चेक कर सकते हैं, क्रॉस ओपिनियन ले सकते हैं, सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, इलाज से नहीं भागें। भागना मत। तो अब बिना देरी किए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सर मैं आपको पूछना चाहूंगी कि ये बीमारी के, जैसे हमने 4 महीने डिले किए तो हमको यहाँ तक पहुंचना पड़ गया कि ऑपरेशन की नौबत आ गई, लेकिन इस बीमारी का जो सिम्टम होता है, शुरुआती होता है, वो कैसे होता है, ताकि जो प्रॉब्लम जेठू जी ने फेस किया है वो अदर किसी को नहीं करना पड़े। देखिए क्या है, इनको जो प्रॉब्लम हुई थी वो इनके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक इन्फेक्शन हो गया था। ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन कह सकते हैं, टीबी का इन्फेक्शन आम भाषा में लोग बोलते हैं। वो एक इन्फेक्शन स्पाइन में हो गया था। तो उस इन्फेक्शन में क्या होता है, उससे पस बन जाती है और जो स्पाइन के सामने हड्डी होती है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वो गलनी शुरू हो जाती है। तो उसके गलने से वहाँ जो नसें आ रही हैं, जिसको आप रीढ़ की हड्डी की नस बोलते हैं, उस पर दबाव आने से पैर धीरे 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 कमज़ोर होते चले गए। इस तरह की बीमारी यूजुअली अर्ली डिटेक्शन होने पर हम दवाई से इलाज शुरू कर देते हैं। टीबी की दवाई से वो पस पिघलनी शुरू हो जाती है। सर इसका अर्ली कोई सिम्टम होता है ताकि लोग क्या है कि समझ पाए कि भाई? अर्लीस्ट सिम्टम जो स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस का होता है वो होता है सबसे पहले तो बैक पेन या रीढ़ की हड्डी में दर्द आना। उस दर्द के साथ साथ कुछ ऐसे, देखो दर्द तो आपको मुझे सबको आता है, हर दर्द को हम टीबी नहीं मानना शुरू कर देंगे। तो कुछ ऐसे लक्षण हमको दिखने शुरू हो जाते हैं कि हमको समझ में आ जाता है कि ये नॉर्मल एक रूटीन मैकेनिकल पेन नहीं है जो रोजमर्रा के उठने बैठने से दर्द होता है, उससे डिफरेंट है। उससे डिफरेंट क्या होता है, या तो साथ में हमें लग रहा है कि भूख कम होनी शुरू हो गई है, कुछ लो ग्रेड फीवर हमें कुछ दिनों से आना शुरू हो गया है, बॉडी में जनरलाइज्ड वीकनेस आने लग गई है, धीरे धीरे पैर के अंदर क्या क्या कुछ अजीब सिम्टम आते हैं, करंट्स आने लगा या कुछ झंझनाहट सी होने लगी, कुछ सुइयां सी चुभने लगी, हमको चलने में थोड़ा भारीपन महसूस होने लगा, हमें पैर उठा उठा के रखने लगे। तो ये अर्लीस्ट लक्षण होते हैं जिनके से हमें ये समझ में आता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में या हमारे बैक में कुछ प्रॉब्लम है। और फिर आपको अपने डॉक्टर के पास जब जाओगे तो वो कुछ एग्जामिन करेगा, उसको उसमें कुछ साइंस मिलेंगे। सर आज के टाइम में ना बहुत सारे, जैसे हमने जो चीज फेस की है, बहुत सारे डॉक्टर के पास हम भी गए थे, बट नॉर्मली क्या बताती है, B12, विटामिन D3, बस, और कुछ नहीं बताते, क्योंकि इतने ही मेरे पास क्वेश्चंस आए, सिर्फ यही सिम्टम्स बता के छोड़ देती है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि कभी कभी बहुत अर्ली स्टेजेस में मरीज को तकलीफ आ रही होती है, लेकिन उसको एग्जामिन करने में हमें बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं मिल रहे होते हैं। हल्की हल्की टिंगलिंग शुरू हुई, हल्की हल्की नमनेस शुरू हुई, और जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें कई मरीज बोलते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन डाइट में B12 की बहुत कमी होती है, जो कि बहुत कॉमन कारण है नसों की प्रॉब्लम होने का। तो धीरे धीरे एक एक कारण को रूल आउट किया जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं चलो कुछ नॉर्मल चीज़ों का पहले इलाज करें, और बहुत खराब बीमारी के बारे में यूजुअली ना तो मरीज के दिमाग में आता है ना डॉक्टर के दिमाग में आता है। जैसे जैसे लक्षण बढ़ते हैं फिर हम दूसरे कारणों की तरफ अपना आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप लोगों को समझ में आ गया कि कभी भी किसी के भी हल्की सी भी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो, या फिर आपको ऐसे लग रहा हो कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपने नियरेस्ट डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्हीं से ही कंसल्ट करना, ताकि वो बहुत जल्दी ये बीमारी पकड़ पाएंगे। हाँ, क्योंकि हमने ये गलती की थी, हमने अदर डॉक्टर के पास गए थे, हम यहाँ पे नहीं आ पाए थे। अब सर दूसरी बात, लोगों के मन में ये डर, लोगों के मन में क्यों, खुद जेठू जी के मन में ये था कि मैं ऑपरेशन कराऊं और उसके बाद मैं सोऊंगा कैसे, कल को मेरे पैर ठीक होएंगे कैसे, कल को मैं क्या करूंगा। अब जैसे इनको 1.5 साल का रेस्ट, जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तब तो हमने यही सोचा था ना 1.5 साल ये चल नहीं पाएंगे, बट आज तो सिर्फ 2.5 महीने में आपके सामने है रिजल्ट। देखो सबके साथ ये प्रॉब्लम, जो आपका भ्रम है, जो आपका भय है, भ्रम तो नहीं बोलूँगा, एक भय है समाज में कि ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद हम शायद पहले से भी ख़राब हो जाएंगे या हम बिस्तर पे आ जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूँ कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन या स्पाइन का ऑपरेशन आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, इतनी आधुनिक तकनीक, इतनी आधुनिक मशीनों के साथ किया जाता है कि उसमें बेड रेस्ट नाम की चीज़ या तो होती नहीं है या बहुत मिनिमम टाइम के लिए दी जाती है। आप तो जीता जाता एग्जाम्पल है, जब आप हॉस्पिटल में थे तो अगले दिन सुबह ही, चाहे आपके पैरों में ताकत भी नहीं थी, तो मेरा अपने फिजियोथेरेपिस्ट को एक ही कहना होता था कि मेरे को ये बिस्तर से बाहर चाहिए, जल्द से जल्द अभी उठाइए। लिटरली मतलब इधर ये आईसीयू में एडमिट थे और इधर मैंने सर को बोला कि सर ये बहुत दर्द हो रहा है। सर बोले कल सुबह चलेंगे। मैं बोला नहीं सर चलाओ मत, इनको आप गोलियां देख के इनको आप अपने पास रख लो, चलाओ मत। और दूसरे दिन सुबह जब मैंने देखा तो जेठू जी अपने पैरों में खड़े थे। तो ये तो बहुत बहुत मिरेकल है, बहुत ही मिरेकल। सर के शब्द थे, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, जाओ घर जाओ, आगे काम पे जाने की तैयारी करो।
लिटरली बेड रेस्ट एक भी दिन नहीं किया, बेड एक रेस्ट भी दिन। यूजली आजकल स्पाइन सर्जरी के बाद नहीं दिया जाता है, और जल्दी से जल्दी पेशेंट को मोबिलाइज करना, उसको उसकी एक्टिव लाइफ में वापस लाना। क्योंकि देखो, जो एक हर कोई चाहता है कि ताकत आएगी तो हम चलेंगे, तो हम लोग का भी ये मानना है कि ताकत तब आएगी जब आप उसके लिए मेहनत करना शुरू करेंगे, चलेंगे, अपने मसल्स को यूज करेंगे, बोन्स को यूज करेंगे, उसी से ताकत आएगी। बैठ करके दवाई खाने से या ताकत की दवाई खाने से ताकत नहीं आने वाली है। सर एक चीज़ और बताइए, जो कि ये जो इनकी बीमारी है, ये जैसे इनके कहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, कौन से बोन में क्या ऑपरेशन हुआ था? देखिए, स्पाइन को हम अगर देखें, एक रीढ़ की हड्डी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। ऊपर की स्पाइन जिसको आमतौर पे हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, फिर बीच की स्पाइन जिसको हम डॉर्सल स्पाइन बोलते हैं, और नीचे की स्पाइन जिसको हम लंबर स्पाइन बोलते हैं। आमतौर पे समाज में ज़्यादातर जो बीमारी होती हैं वो या तो सर्वाइकल से रिलेटेड होती है या लंबर से रिलेटेड होती हैं। वो इतनी कॉमन है कि ये सर्वाइकल और लंबर को ही लोगों ने बीमारी का नाम दे दिया है, जबकि ये स्पाइन का नाम है कि इस जगह की स्पाइन को सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो अगर मरीज को यहाँ दर्द होता है तो वो कमरे में आके बोलते हैं मैं सर्वाइकल हो गया, तो इतना कॉमन हो गया। पर इनका जो बीमारी था वो बीच वाले स्पाइन के हिस्से में थी, डॉर्सल स्पाइन में थी। डॉर्सल स्पाइन खास तौर पर ट्यूबरकुलोसिस के लिए बड़ी प्रोन है। ऊपर की स्पाइन सर्वाइकल और नीचे की स्पाइन लंबर डिस्क प्रॉब्लम्स के लिए बड़ी प्रोन होती है, वहां पे डिस्क की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बीच की जो स्पाइन होती है उसकी ब्लड सप्लाई इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर इन्फेक्टिव डिजीजेज या ट्यूबरकुलोसिस जैसी इन्फेक्शन या और कोई इन्फेक्शन जैसे डिजीज उस हिस्से में ज्यादा होते हैं। तो उस हिस्से में इनको, जिसको डॉर्सल स्पाइन बोलते हैं, वहां पे इनको प्रॉब्लम। और सर ये जैसे अगर हम उस दौरान ऑपरेशन नहीं करवाते, अगर हम मेडिसिन से ठीक करते, जो कंडीशन जेठू जी की थी उस कंडीशन में अगर हम मेडिसिन से ठीक करते, तो क्या हमें भुगतना पड़ता या फिर क्या होता, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन देखो, इसके ऊपर एक मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, एक फ्रेमवर्क या एक सोच बदलने की, स्पाइन की सभी बीमारियों में ऑपरेशन की जरूरत हो ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता। अगर 1000 मरीज स्पाइन की प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आते हैं तो आप समझ लो उसमें किसी एक को ऑपरेशन की जरूरत होती है। तो 0.1% के करीब लोग हैं जिनको कभी सर्जरी की जरूरत होती है। मगर किस में ऑपरेशन करना है और किस में दवाई से कंटिन्यू करना है, ये डिसीजन हमें अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। आमतौर पर होता उल्टा है। कई दफे क्या होता है कि डॉक्टर बेचारा रिक्वेस्ट करता रहता है कि इसका जल्दी से ऑपरेशन करा लीजिए, और मरीज कहता है अभी हम ट्राई करेंगे फिजियोथेरेपी, अभी हम ट्राई करेंगे मसाज थेरेपी, अभी हम कोई और थेरेपी। तो बेसिकली अपने इलाज से भाग रहे होते हैं डर की वजह से। तो वो नहीं करना है। कभी कभी हम खुद ही ऑपरेशन नहीं बोलते, अगर जरूरत नहीं होगी तो दवाई से इलाज किया जाता है। जहां तक टीबी के इन्फेक्शन का सवाल है, उसका इलाज हमेशा दवाई से ही होना है। ऑपरेशन के बाद भी इनको दवाई ही चलनी है। टीबी दवाई से ही ठीक होगी, फिर ऑपरेशन क्यों किया जब बीमारी दवाई से ठीक होने वाली है? ऑपरेशन इसलिए किया कि रीढ़ की हड्डी एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर हड्डी गलने की वजह से अनस्टेबल हो गया था। अब मान लीजिए आपके पेड़ का तना है या वो टूट जाता है तो उसको हमें जोड़ना जरूरी है। जब तक उसे जोड़ेंगे नहीं वो वजन नहीं ले पाएगा। सर इनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम की वजह से इनके पैरों में पैरालिसिस क्यों हो गई? ये चीजें भूलने क्यों लग गए थे? देखिए, क्या होता है, हमारे शरीर के सभी अंग जो चलते हैं उनको चलने के लिए एक सिग्नल की जरूरत है जो हमारे दिमाग से आता है। और जब हमको कहीं छूते हो या दर्द होता है या जल जाता है तो उसका भी सिग्नल नीचे से ब्रेन पे जाता है, तभी मालूम पड़ता है कि दर्द हुआ है या किसी ने चुभाया या किसी ने छुआ। तो वो एक 2 वे ट्रैफिक है, बिजली के तार की तरह से एक सिग्नल चलता है। तो अगर आपका वो बिजली का तार जो रीढ़ की हड्डी के थ्रू जा रहा है वो केबल है, अगर उस केबल में कहीं प्रॉब्लम आएगी तो जिस जगह की नस दबी है उस जगह में प्रॉब्लम आपको महसूस होगी। आपको रीढ़ की हड्डी से साथ साथ, मान लीजिए आपके घर में एक बिजली का मोटा केबल आ रहा है, तो अगर वो केबल खराब हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा केबल खराब हो गया? कि आपका पंखा, लाइट, गीजर, मोटर सब खराब हो गया, तो आपको समझ में आएगा कि किसी मेजर प्रॉब्लम हुआ है। अगर सिर्फ पंखा खराब होगा तो आपको लगेगा प्लग में प्रॉब्लम है। तो वो उस कहाँ पे प्रॉब्लम है उससे हम डॉक्टर्स डील करके बता सकते हैं कि ये मेन प्रॉब्लम का डिफेक्ट किधर है। यूजुअली स्पाइन के डिफेक्ट में हमारे पैरों की ताकत चली जाती है, और ऊपर डिफेक्ट होगा तो हाथों की ताकत भी चली जाएगी, और दिमाग में डिफेक्ट होगा तो चेहरे की ताकत भी चली जाएगी। तो जितना नीचे जाते जाएंगे उतना कम नुकसान होता है। लिटरली मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन जेठू जी का 16 जून को ऑपरेशन होने वाला था। सर की और मेरी बात हुई थी सुबह। सर ने उस दिन भी सर यही बोले कि हम चाहते हैं तो ये ऑपरेशन नहीं करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। बट जेठू जी की जो कंडीशन थी, क्योंकि जेठू जी को पैरालिसिस भी हो गया, मतलब पैरों के काम करना बंद हो गया, इनके दिमाग में काम करना बंद हो गया, इसीलिए इमरजेंसी से इमरजेंसी इनको ऑन द स्पॉट ही ऑपरेशन करवाना पड़ा। और मुझे लगता है कि गाइज, जैसे सर ने बोला कि जो चीज डॉक्टर बता सकते हैं ना वो चीज हम नहीं कर सकते हैं। तो जब अगर आपके डॉक्टर, आपके नियरेस्ट वन, जो भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हो, अगर वो आपको कोई चीज का गाइड कर रहे हैं ना तो उनको सुनना चाहिए। जैसे कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की थी। हमने बताया, हमको वहां वाले वही डॉक्टर ने भी बोला कि तुरंत उनका ऑपरेशन होना है, और फिर हम तुरंत सर के पास आए और एक या दूसरे दिन ही हमारा ऑपरेशन फाइनल था कि भाई हमारा ऑपरेशन करवा लिया। हाँ, मंडे को हमने ऑपरेशन करवा लिया, और आज आपके सामने है कि 2.5 महीने के बाद से ये रिजल्ट,
मतलब मैंने कल्पना करनी छोड़ दी थी, आई स्वेयर। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये वापस अपने पैरों पे खड़े होंगे। इसमें एक बात और मैं जोड़ूंगा कि जरूरी नहीं है कि मैंने आपको जो कहा आप आंख बंद करके उसको मान लें। हो सकता है मेरा ओपिनियन बिल्कुल भगवान का लिखा हुआ ओपिनियन, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मगर फिर भी आपके जब भी भय होते हैं या जब आपको लगता है कि ऑपरेशन बताया हमें शायद कुछ सोचना चाहिए, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसी फील्ड के 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, 4 डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लें, रादर देन कि अपने घर के पार्क में लोगों से पूछना या अपने रिश्तेदार से पूछना या और पड़ोसी से पूछना, क्योंकि वो लोग उस चीज के एक्सपर्ट नहीं है। तो आपको हमेशा एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, 2-4 डॉक्टर को दिखाएंगे, आपके सभी सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। मेन तो क्या होता है कि सर आजकल लोग यही सोचते हैं कि डॉक्टर के पास इलाज करने जाएंगे मतलब कि ऑपरेशन है। हाँ, ये भी एक भ्रम बहुत है लोगों को। ये लोगों ने मन में पाल रखा है, इसी को तो दूर करना है। हाँ, आपका डॉक्टर तो गाइस ऐसा नहीं है कि हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो ऑपरेशन ही है, नहीं है ऐसा। बस जो जिस पेशेंट की जैसे कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है सारी चीजें। सो गाइस ऑलमोस्ट जो मेरे मन में क्वेश्चंस थे जेठू जी के लिए वो हमने पूछ लिए हैं। और एक बात और बता दीजिए सर कि ये जो जिस कंडीशन में भी जेठू जी हैं उनमें डाइट भी कोई वैल्यू रखती है कि आप अच्छी डाइट पे अच्छी वो भी चीजें करनी चाहिए? देखिए अब इनका ऑपरेशन हो गया है, हमने इनकी स्पाइन को स्टेबलाइज कर दिया है, नस के ऊपर से प्रेशर हटा दिया है, जिसके कारण इनकी रिकवरी शुरू हो गई है। अब आगे जब इनको अपनी रिकवरी का सबसे मेन बात तो ये है ट्यूबरक्लोसिस या कोई भी इन्फेक्शन, उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कभी कभी बीमारी का रिलैप्स हो जाता है, और रिलैप्स जब होता है तो वो यूजुअली बहुत उस तरह से नहीं होता जैसे पहले रिलैप्स था। वो जब रिलैप्स होकर आता है तो वो उन दवाइयों पे भी असर करना बंद कर देता है जिनसे पहले खत्म हो रहा था। तो एक तो अपने ट्रीटमेंट को जैसे भी आपके डॉक्टर सलाह देते हैं, कभी कभी साल भर देते हैं, कभी कभी 1.5 साल भर दवाई चलती है, उसको बराबर लेना है। कभी दवाई से साइड इफेक्ट हो या दवाई से आपको लगे कि इस दवाई से मुझे ये प्रॉब्लम है, तो अपनी वजह से ही दवाई को बंद करने के बजाय वापस डॉक्टर के पास जाओ कि मेरे को इस दवाई से प्रॉब्लम आ रही है, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा, जो भी करना करा जाएगा। प्लस फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपकी ताकत को वापस लेके आएगी और नॉर्मल लेके आएगी। सर्जरी से करने वाला काम था सिर्फ प्रेशर हटाना और स्टेबलाइज करना, वो दोनों काम हो गया। दवाई का काम है आपकी बीमारी को खत्म करना। अब जो कमजोरी ताकत आ चुकी है उस कमजोरी का इलाज सिर्फ एक्सरसाइज है, और अपनी एक्सरसाइज करते रहिए, डर मत रखिए, चोट से बचना है, उसके अलावा आप कुछ भी काम करना चाहें बिल्कुल करिए। सर एक बात बताइए, जैसे हम आए थे तो आपने बोला था कि यार इनमें बहुत ह्यूज चेंज आपको दिखा है, तो ये ह्यूज चेंज फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से ही हुआ है, अच्छे डाइट की वजह से ही हुआ है? ह्यूज चेंज में फिजियोथेरेपी का रोल तो है ही, ताकत तो उसी से आई। और सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो होता है अपनी विल पावर का, कि मेरे को ठीक होना है बहुत, और परिवार का सपोर्ट का। परिवार कहता है कि हाँ जी आप करिए, आप कर सकते हैं। मैंने बहुत से परिवार ऐसे देखे हैं कि मरीज उठना चाहता है पर उसके परिवार वाले उसको पानी का गिलास भी नहीं उठाने देते। वो 4 आदमी आ जाते हैं, हम देंगे जी आप बैठे रहिए। तो वो कभी कभी ज्यादा ख्याल रखना उसको इतना आराम करा देता है कि वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड और हाई प्रोटीन डाइट, अच्छा कैल्शियम, विटामिन की कमी हो जाती है कभी कभी, और विटामिन बड़े ज़रूरी होते हैं हमारे नर्व्स की और बोन्स की रिकवरी के लिए, तो उनको बराबर लेना और पॉजिटिव अप्रोच से चलना कि मुझे ये काम करना है और मुझे ठीक होना है। वो विल पावर सबसे ज़रूरी चीज़ है। विल पावर के साथ ही आज ये बिल्कुल स्ट्रांग बिल्कुल। हो गए। तो चलिए सर बाकी सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, अब जो हमारे व्यूवर्स ने जो क्वेश्चंस कुछ किए हैं हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला, जैसे जैसे मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं गाइज, ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला कि मेरे पति को L5S1 हो रखा है, ये मेडिसिन से आराम मिलती है पर पूरी तरह ठीक नहीं होती, इसीलिए सर्जरी ठीक है क्या? अच्छा, आपके पास बहुत सारे सवाल इसी से रिलेटेड आएंगे, मेरे को नहीं मालूम, कोई L5 बता रहे होंगे, कोई L4 बता रहे होंगे, तो उन सबका एक कॉमन में थोड़ा सा इस पे वक्त बिताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन, जो ऊपर की स्पाइन है और जो नीचे की स्पाइन है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसमें आती है। तो एक तो आप सबको, समाज को ये समझना है कि उसमें प्रॉब्लम ज्यादा क्यों आती है। उसमें प्रॉब्लम इसलिए आती है कि सबसे ज्यादा मूवमेंट उसी में होता है, आपकी गर्दन सबसे ज्यादा मूव करती है और आपकी कमर सबसे ज्यादा मूव करती है। हमें झुकना है, हमें वजन उठाना है, हमें ट्विस्ट करना है, पीछे देखना है, या गर्दन से काम करना है, कंप्यूटर पे काम करना है। तो इसलिए ये 2 हिस्से स्पाइन के सबसे ज्यादा हमारे हिलते हैं, लचकदार होते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेस इनके ऊपर होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब जो आपने 5, 4 नंबर दिए हैं, तो वो इस तरह के बोन्स होते हैं। रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं है, अगर एक हड्डी होती तो पेड़ के तने की तरह सीधे होते, ना मुड़ पाते, ना झुक पाते, ना ट्विस्ट कर पाते। तो ये एक चेन की तरह से है, बहुत अलग अलग हड्डियां हैं जिनके बीच में डिस्क होती हैं, और एक चेन की तरह से एक लचकदार चीज बन जाती है। इन अलग अलग हड्डियों के नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम L4, L5 बोलते हैं तो उसका मतलब है चौथे नंबर का लंबर और 5वें नंबर के बीच की जो डिस्क है उसमें प्रॉब्लम आई है। या L5S1 बोलते हैं तो L5 और नीचे सैक्रम के बीच की डिस्क है, उसमें प्रॉब्लम आई है। अब जहां तक आता है कि ये प्रॉब्लम जो है हर बार ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं होती है, और ऑपरेशन हर बार आखिरी विकल्प हो, ये भी सच नहीं है।
डिपेंड करता है क्या बीमारी है। हर डिस्क, हर बैक की प्रॉब्लम या हर लंबे या सर्वाइकल की प्रॉब्लम का मतलब डिस्क स्लिप नहीं होता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं, बहुत सारे मसल होते हैं, जॉइंट्स होते हैं। तो मसल में स्पाज्म आ जाए तो भी डिस्क पेन हो सकता है, मसल में कोई टियर हो जाए तो भी पेन हो सकता है, जॉइंट की प्रॉब्लम हो जाए तो भी पेन हो सकता है, डिस्क स्लिप होने से भी पेन हो सकता है। तो क्या बीमारी निकलती है, उसके क्या लक्षण हैं और वो लक्षण कितने सीरियस हैं, उस पर डिसाइड होता है कि आपका हमें ऑपरेशन करना है या आपको दवाई और फिजियोथेरेपी पर डिपेंड करना है। डिपेंड करना है। तो गाइज ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर कर दिया है। सर एक बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला, साइटिका का प्रॉब्लम, एक साइटिका और एक साथ स्लिप डिस्क। हाँ, शाइटिका, आपको मैं बताऊं कि शाइटिका एक बीमारी नहीं है, वो एक बीमारियों के समूह का कॉमन नाम है। एक नर्व्स, हमारे लंबर से बहुत सारी नर्व निकलती हैं, L1 से, L2 से, L3 से, L4 से। जब सारी नर्व मिलती हैं तो मिल करके एक मेन केबल बना देती हैं जो हमारी पीठ से हमारे पांव पे आता है। और उस केबल में अलग अलग नसें हैं, कोई हमारी थाई को सप्लाई करता है, कोई हमारी काफ को सप्लाई करता है, कोई पंजों को सप्लाई करता है। तो जो मेन केबल हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारे पैर की तरफ आती है, इस केबल का नाम है शाइटिक नर्व। तो शाइटिक नर्व से रिलेटेड जो भी बीमारी हो उसको एक कॉमन टर्म बोल दिया जाता है शाइटिका। शाइटिका का मतलब है शाइटिक नर्व से रिलेटेड किसी नर्व में पेन, ये नीचे से यहाँ जो तक पीठ से नीचे की तरफ पेन आ रही है। अब उस पेन के कारण अलग अलग हो सकते हैं। वो कारण डिस्क स्लिप भी हो सकता है, वो कारण कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो कारण चोट लगने से भी हो सकता है, वो कारण आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, नर्व में भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में भी हो सकता है। उस इलाके में किसी भी वजह से जब प्रॉब्लम आती है, किसी ट्यूमर के कारण हो सकता है, तो उसको हमें कॉमन टर्म दे देंगे शाइटिका। शाइटिका मतलब है एक दर्द जो पीठ से शाइटिक नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा हो। उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। सर आजकल ना ये भी बहुत चल रखा है सर, नस बहुत दब जाती है, चलती फिरती कहीं की भी नस दब जाती है। जैसे हाथ, जैसे लिटरली मतलब मेरे भी बीच में ना हाथ सुन्न होने लग गए थे, तो उसका भी सिम्टम यही है। नसें दबना जो है ना आजकल, पहले तो ये बताऊं कि रीढ़ की हड्डी की बीमारियां आजकल ज्यादा क्यों हो रही हैं। क्यों हो रही है? पहले इतनी ज्यादा नहीं होती थी। नहीं, पहले आजकल तो मतलब हर उम्र में ही देख लो मेरे कमर दुख रहा है। बच्चों तो को अब भी ये देख लो, इसलिए हो बूढ़ों गई को है भी कि देख लो। हमारा जो लाइफस्टाइल है ना वो बहुत सेडेंट्री हो गया है। बहुत सेडेंट्री मतलब हम सारा काम बैठ करके करते हैं। हमको अपना टेलीविजन ऑन करने के लिए भी आजकल वहां जाना नहीं है, हमको रिमोट से ही ऑन करना है। लोगों ने अपने घर को इतना ऑटोमेटेड कर दिया है कि वो लाइट और पंखे भी रिमोट से ही बंद करना चाहते हैं। तो इतना ज़्यादा हम आराम करने लगे हैं। स्कूलों के अंदर गेम्स पीरियड बंद हो गए हैं, असेंबलीज बंद हो गई हैं। बच्चों को, हम लोगों के ज़माने में पेरेंट्स जो है मार करके घर में लाते थे कि बहुत खेल लिए, अब काम कर लीजिए। अब हम बच्चों को मार के अपने मोबाइल से बाहर ले जाते हैं कि मोबाइल छोड़ दीजिए, कुछ खेल लीजिए जाकर। तो क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारी स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी पर पड़ा है। हमारा खान पीन का जो टाइम पहले होता था कि हम परिवार के साथ मिलकर के 2 वक्त का खाना या 3 वक्त का खाना खाते थे, अब वो वक्त नहीं बचा है। अब जोमेटो से, स्विगी से कभी रात को 1 बजे कुछ खा रहे हैं। फास्ट फूड, जंक फूड बे टाइम पे खाया जा रहा है और उतनी मेहनत नहीं हो रही है। तो हमारा वजन बढ़ना हो गया है। जब हमारा धूप में एक्सपोजर और खिलना कम हो गया तो हमारी हड्डियों के अंदर विटामिन डी की कमी नेचुरली होनी शुरू हो गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सब कंबाइन होकर के इन स्पाइन की प्रॉब्लम्स को अर्ली एज में और ज़्यादा सोसाइटी में कॉमन आने लगी। तो इसमें अगर फोकस किया जाए तो सबसे मेन ही यही है कि आप अपना दिनचर्या सही करो, सारे प्रॉब्लम्स चले जाएंगे अपने आप। बिल्कुल, आपके शरीर को ये समझ के चलिए, ये जैसे आपकी मशीन रहती है उसी तरह से ये भगवान की बनाई हुई बहुत बढ़िया मशीन है। और ये मशीन कोई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगती है, लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़रूरी होता है। आप अपनी कार की, स्कूटर की, एसी की सर्विस कराते हैं, साल में 1 बार कराते हैं, 2 बार कराते हैं, पर अपने शरीर को हम इतना कैजुअली लेते हैं, हमें लगता है ये तो हमारे साथ चलता ही चला जाएगा। तो ये हमेशा नहीं चलता है। थोड़ी बहुत देखभाल इसके लिए ज़रूरी है। और वो देखभाल कितनी चाहिए आपको? पूरे 24 घंटे में से आधा घंटा, पौना घंटा अपने शरीर के लिए चाहिए। उतना उसको देते जाइए, ये बहुत लंबे समय तक आपका साथ देगा। तो गाइज ये साइटिका और स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम है वो हमने आपको बता दिया, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी थे। मेरे साथ भी यही सारा प्रॉब्लम्स था, बट अब समझ में आ गया कि हम हमारी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। और हम सही रहेंगे तब हम हमारे बच्चों को, हम हमारी फैमिली को, हम हमारे पेरेंट्स को, सबको ठीक रख पाएंगे। हम स्वस्थ, समाज स्वस्थ। बिल्कुल। सर साइटिका का ट्रीटमेंट सर्जरी है या फिर ठीक भी होता है मेडिसिन से? देखिए, शाइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसका सबसे पहला आउटकम है कि उसको ठीक होना है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका लाइलाज बनाता है हमारा डर, हमारा भय, क्योंकि हम उसके इलाज से भागते हैं। तो शाइटिका एक ऐसी बीमारी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी बीमारियों का सामूहिक नाम है। इसके कारण पे डिपेंड करेगा कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या मेडिसिन से इलाज होता है। बहुत
मरीजों को, ज़्यादातर मरीजों को या तो दवाई चाहिए या कुछ लाइफस्टाइल में चेंज, वेट रिडक्शन, रेगुलर एक्सरसाइज, बैक की कुछ केयर करनी जरूरी है, उससे ठीक हो जाएंगे। और बहुत कम परसेंटेज लोग ऐसे हैं जिनकी नस इतनी दब चुकी है या उसका नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है कि उसमें फिर हमें जल्दी सर्जरी करना चाहिए, ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है मैं उनका नाम मेंशन कर देती हूँ, नैना सिंह 8282। अगर आपने लिखा है तो आपको हमने बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके ऊपर ना अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर है उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मेरे कंधे पे पिछले 13-14 साल से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहता है। सर ये तो बहुत आम है, मतलब लिटरली हमारे भी, मेरे भी कंधे में दर्द रहता है, खुशी के भी दर्द रहता है, मतलब बच्चों के भी दर्द है, बड़ों के भी दर्द है। ये दर्द वाला क्या सीन है? देखिए, दर्द ना शरीर में एक बड़ी काम की चीज़ बनाई है भगवान ने। यदि में दर्द नहीं हो तो हमारा ध्यान बीमारी की तरफ नहीं जाएगा। तो दर्द एक सिग्नल होता है, साइन होता है आपकी बॉडी से या ऊपर वाले ने जो बनाया है कि आपका ध्यान उस पर जाता है। यदि आपका दर्द नहीं हो तो आप आग के ऊपर से भी अपना हाथ नहीं हटाएंगे, इसलिए हटाते हैं कि दर्द होता है और आप चोट से बच जाते हैं। तो दर्द हमेशा एक ऐसी लक्षण है जो हमको बताता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट पार्ट। अब जैसे इन्होंने बताया कंधे में दर्द है, हम जनरल बात कर रहे हैं समय समाज से, मैं किसी पर्टिकुलर मरीज का इलाज तो नहीं कर पाऊंगा, पर कंधे में दर्द का मतलब है कि इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम कंधे के जॉइंट में भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम उस जॉइंट को जो नर्व सप्लाई कर रही है उसमें भी हो सकती है, गर्दन से नस निकल रही है तो गर्दन की रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम का दर्द भी कंधे की तरफ आ सकता है। तो वो डायग्नोज तो हो सकता है, कुछ बेसिक एग्जामिनेशन के साथ हो सकता है, या तो आप अपने निकट किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएंगे या एक न्यूरोसर्जन को दिखाएंगे, उसका कारण मिल जाएगा और उस कारण का इलाज जो होता है वो इलाज जरूरी होता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, मैं बताता हूँ बड़े कॉमनली क्या होता है। इलाज है एक्सरसाइज, पर मरीज को जब मैं एक पर्चा लिख के देता हूं तो मैं पर्चे पे लिखता हूं 1 नंबर की दवाई 5 दिन खाना है, 2 नंबर की दवाई 10 दिन खाना है, 3 नंबर की दवाई 1 महीना खाना है। फिर नीचे में कैपिटल लेटर में लिखता हूं वेट रिड्यूस करना है और उसके नीचे कैपिटल लेटर में लिखता हूं एक्सरसाइज करना है। तो मरीज का नेक्स्ट सवाल क्या होता है कि दवाई डॉक्टर साहब और अच्छी लिख दीजिए और महंगी लिख दीजिए, जबकि वो टेम्परेरी इलाज है। और जो परमानेंट इलाज है नीचे जो लिखा है बोल्ड लेटर्स में, वो सोचते हैं तो डॉक्टर ने लिखना ही है ना, उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते, तवज्जो ही नहीं देते हैं, जबकि असल में इलाज वही है। तो अपना ध्यान वहां देना है दवाई से हटा करके। एकदम एकदम सही बोले, क्योंकि ये जेठू जी को मतलब फिजियोथेरेपिस्ट ही बहुत डिपेंड किया है इनको अपने स्टेबल रखने में, स्टेबल करने में। इसमें डिस्क प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, आजकल सब बहुत परेशान है। नहीं, अभी जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया ही था कि ऐसा कोई है ही नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, हाँ, है ना सर? पहले तो हम प्रॉब्लम आई क्यों, उस पर अपने अंदर ध्यान देना चाहिए कि वो प्रॉब्लम आने का कहीं ना कहीं कारण हम स्वयं है, स्वयं। और उसका दोष फिर हम ऊपर वाले को या अपनी किस्मत को या किसी को भी दे सकते हैं। वो तो दोष तो इंसान को हमेशा लगता है। जैसे अभी आजकल ना 17-18 साल के बच्चे को भी स्लिप डिस्क हो रहा है, तो वो तो सर खेलता भी है, कूदता भी है, नहीं खेलता, ये आपको लगता है कि वो खेलता है, आजकल वो खेलता नहीं है। वो साइकिल पे स्कूल नहीं जाता है, वो बस में स्कूल जाता है, उसके माँ बाप उसे कार में स्कूल छोड़ के आते हैं। जैसे ही वो अपनी बस से उतरता है उसको इतनी मेहनत भी नहीं करने देते हैं कि बस स्टॉप से अपना बस्ता भी कंधे पे टांग के ले आए। उसके घर से जो भी उसको लेने जाता है सबसे पहले उतरते बस्ता ले लेते, बेटा बस्ता मुझे दे दे, ये मत उठा। तो उसकी मेहनत नहीं है आज की तारीख में। जिम में भी गलत टेक्निक से भी पेन्स, या तो फिर वो बच्चे ओवरडू करते हैं, पहले तो कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, जिस दिन करने जाएंगे जिम में तो वो पड़ोसी को देखेंगे उसने इतना किलो उठाया तो मुझे भी आज इतना किलो आज ही उठा देना है, तो वो करते हैं। दूसरा, टेलीविजन और मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर के ऊपर इतना ज़्यादा समय और इतनी गलत पोजीशंस में बैठते हैं। कंप्यूटर पे बैठना मना नहीं है, बैठना ही पड़ेगा आज की तारीख में, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, पर उसको बैठने का एक तरीका बनाना पड़ेगा, उसको बैठने का एक टाइमिंग बनाना पड़ेगा और उसके बीच में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो सर ये स्लिप डिस्क का जो प्रॉब्लम है, जो नॉर्मली हमारे बैठने उठने का भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, हम किस पोजीशन में बैठते हैं उसको भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारे कमर दर्द में। बुलाई थी सर आपसे। सर ये एक मिनट, मुझे डिस्क बल्ज है 14L4 L5 इक्वल टू 4.2 mm L5 S1 6 mm। मुझे बहुत पेन रहता है राइट लेग में, सॉल्यूशन बताइए। आई डोंट वांट सर्जरी। देखिए, पहले तो ये अपनी लाइन को ना कंडीशंस मत दीजिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या अपना इलाज कराते हैं तो उसके ऊपर ये शर्त मत रखिए कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, मुझे ठीक होना है। कोई भी नहीं चाहता सर्जरी, कोई मरीज सर्जरी नहीं चाहता है, कोई डॉक्टर भी बेफजूल में सर्जरी करना नहीं चाहता है। पर यदि आपकी स्पाइन का जो कैनाल है, जैसा आपने बताया कि 4.2 मिलीमीटर का ही रह गया है, नॉर्मली जो स्पाइन का कैनाल होता है करीबन 12 मिलीमीटर 13 मिलीमीटर की जगह उसमें होती है, दैट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर, और आपका आधा सेंटीमीटर से भी कम रह गया है। और आपकी रिपोर्ट में जैसा लिखा है कि राइट साइड के पैर में भी दर्द आ रहा है, तो हो सकता है आपकी राइट साइड की नस काफी ज्यादा दब रही हो। तो मैं
पूरे जनरल में श्रोताओं से बात कर रहा हूँ, समाज से बात कर रहा हूँ, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इसका तुरंत ऑपरेशन करा लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं जरूरत भी है कि नहीं। पर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक डॉक्टर छोड़ करके दूसरे के पास जाएं, तीसरे के पास जाएं, और मेजोरिटी का जो ओपिनियन है उसको माने। कभी कभी हमारा इलाज इसलिए नहीं हो पाता कि हम उस इलाज से भाग रहे होते हैं। सच में सर, जिस दिन हमें पता चला ना इनका प्रॉब्लम है, मतलब मैंने पहले गूगल में सर्च किया, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए मैं ये मतलब जो वीडियो लेके आ रही हूँ कि भाई जैसे मेरे मन में क्वेश्चन थे वैसे बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे, सर्जरी से पहले सबके मन में होता बहुत सारे थे। फिर मैंने उनको गाड़ी में बैठे बैठे पढ़ के मैंने बोला जेठू जी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि आपका जो सोल्यूशन है वो ऑपरेशन से ही है, क्योंकि आपके लेग काम करने बंद कर दिए, आपका ब्रेन काम करना बंद कर दिया, तो ये पूरा डैमेज हो रहा है। याद है सर, ये मेरी हेड में नर्व कंप्रेशन सामान्य दवा है, 3 मंथ के लिए दवाई दी है, ये दवाई और एक्सरसाइज से ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, ये जो सामान्य दबाव या बोला जो हेड में नर्व कंप्रेशन है, वो एक बड़ा लेमन टर्म है, बड़ा एक आम भाषा का शब्द है, किसी बीमारी का नाम नहीं है। तो इसके मैं इससे क्या समझ पाऊँ ये मुझे नहीं मालूम, पर फिर भी जो मैं इससे समझता हूँ वो मोस्ट लाइकली टेंशन हेडेक को हम एक सामान्य दबाव वाला हेडेक बोलते हैं। तो टेंशन हेडेक, या जिसको आप माइग्रेन बोल सकते हैं, या और कोई स्ट्रेस हेडेक बोल सकते हैं, उसके भी कई कारण होते हैं। ज़्यादातर कारण हमारे लाइफस्टाइल या हमारे सोने उठने के टाइम का डिस्टर्बेंस, या हमारा बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ज़्यादा होता है, या कभी कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से होता है। तो उनका दवाई तो ज़रूरी है, दवाई एक बहुत मेजर वेपन है किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफस्टाइल के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करना, आपको थोड़ा बहुत अपनी हॉबीज़ में इन्वॉल्व होना, आपको स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहना, और अपने साथ वक्त बिताना, अपने मिजाज को ठीक करना। ये सारी चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती हैं दवाई से। सर खाली यही क्वेश्चन है, L5S1 बहुत कॉमन है। सिर्फ ये लास्ट एक क्वेश्चन और है, L4 L5 प्रॉब्लम होने पर, ये तो मुझे लगता है जेठू जी आप पे है, L4 L5 प्रॉब्लम होने पर ऑपरेशन कराना चाहिए या आयुर्वेदिक थेरेपी करने से ठीक होगा, क्योंकि वो पैरों से चल नहीं पा रहे हैं, पिछले 3 मंथ से बेड पर हैं, लेट बात का पता नहीं चल रहा है, मतलब लेटरिन बाथरूम का पता नहीं चल रहा है। So, मुझे लगता है कि इसका जवाब तो खुद जेठू जी दे देंगे। मैं इसके पास था, है ना? हाँ, आप ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए थे। तो गाइज सर की हमने सबने सुनी ना, बट मैं इसलिए चाहूंगी कि ये चीज जेठू जी के बोले, क्योंकि जेठू जी के साथ सर तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, आपके साथ ये बीत चुका है सारी पार्ट, जो सर ने किया है ऑपरेशन, उससे आपको क्या रिव्यू हुआ, और इसके पहले आप यहीं पे थे, पैर चलने बंद हो गए थे, मूवमेंट करना बंद हो गया था, और लिटरली सिर्फ 3 या 4 डेज का ये सीन था, और हमने मतलब जो भी करना था वो कर लिया। तो गाइज मैं चाहती हूँ कि जेठू जी अपनी बात रखें। आपने जो कंडीशन बताई है मैं उसके काफ़ी करीब आ गया था, लगभग पास में। फिर लास्ट में सर के पास पहुंच गए, उन्होंने मुझे स्थितियाँ बताई। पहले मैं इस सर्जरी के या फिर मतलब इसके पास भी नहीं पहुंचा था, मुझे नहीं जानकारी थी कि मुझे पस भर गया है पीछे रीच गेडी में, वो नस दब गई। हाँ, दर्द लेवल से बाहर दर्द था, भयंकर दर्द होता था, हिलना डुलना कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर जब सर के पास गए तो इन्होंने हमें बताया कि भाई आप ऐसी चीज़ें करें। उन्होंने MRI कराने का कहा, MRI करवा के उन्होंने ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट के बाद में सर्जरी आपने की सर। 2nd डे से ही मुझ में चेंजेस थे। आपको टॉयलेट अंदर करना पड़ा, फ्रेश होना अंदर, मुझे 2nd डे भी नहीं करना पड़ा। मैं एक बात जरूर बोलूंगी, जिन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है, प्लीज आप जो भी हो उनके, प्लीज जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि 3 मंथ का उनके साथ अगर ये सीन हो रहा है तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, बिकॉज डे बाय डे उनकी बॉडी और डिक्रीज ही हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। और जितना आप पीछे जाओगे उतना ही आपको वापस आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग का 3-4 मंथ जो लापरवाही की थी उससे हमको ऑपरेशन पे आना पड़ गया। तो आप तो बोल रहे हो कि आपके जो भी लव्ड वंस है वो 3-4 मंथ से बेड रेस्ट पे है, उनको लेटरिन बाथरूम का भी नहीं पता चल रहा है। तो मैं हार्डली रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने नियरेस्ट जो भी न्यूरोलॉजिस्ट है उनसे जाके कंसल्ट कीजिए, और ऑपरेशन बोले तो बेझिझक ऑपरेशन करवाना, ऑपरेशन से कोई डर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही ईजिली सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस फोकस कीजिए कि जो भी आपके डॉक्टर है वो अच्छे होने चाहिए, बिकॉज मैंने बोला ना, अभी मैंने स्टार्टिंग जैसे की थी कि ये हमारे लिए भगवान का रूप बन के आए, तो ऑब्वियसली मतलब हमने वो सीन जो आपने लिखा है वो सारा हमने फील किया है, वो सेम कंडीशन हमने फील किया है। सर अब आप बताओ। तो जैसा इस सवाल में लिखा है कि 3 महीने से आप बिस्तर पर हैं और आपको अपने यूरिन और स्टूल्स का कंट्रोल भी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है, तो उससे ये ज्ञात होता है कि 3 महीने में आपने इलाज तो बहुत कराया ही होगा, और वो बहुत तरह तरह की सलाह भी मिली होगी। कई सारी बीमारी हो सकती हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें नस दबी हुई है, या नस के ऊपर प्रेशर है, डिस्क की वजह से है, या किसी ट्यूमर की वजह से है, या इन्फेक्शन की वजह से है,
तो और उसमें ऑपरेशन की सलाह दी है, तो तुरंत अपना ऑपरेशन कराएं। ऑपरेशन से नुकसान नहीं होगा, वो नुकसान जिससे आप डरते हो कि मुझे पैरालाइज हो जाएगा, मैं बिस्तर पे आ जाऊंगा, वो आप ऑलरेडी 3 महीने से आ चुके हैं। वो बीमारी ने ही आपको वहाँ पहुँचा दिया है। तो आप धीरे धीरे उस बीमारी से हटिए और उस बीमारी के उपचार में जाइए। बीमारी से जरूर डरें, उसके इलाज से नहीं डरें। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो। सच में गाइस, मैं भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ उनको जाके पहले डॉक्टर दिखा लो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो सीन आज भी हम याद करते हैं ना तो हमको बहुत डर लगता है, बहुत डर। मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। हाँ, एक और क्वेश्चन, अगर स्पाइन की हड्डी में पस भर जाए और हड्डी गल जाए तो ऑपरेशन के बाद वो इंसान चल पाता है क्या अपने लेग से? वेट 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 वेट, ये तो मैं बिल्कुल आपके सामने खड़ा हूँ, ये देखो। ऐसा जो आपने लिखा वो सब कुछ हुआ था मेरे साथ में, ये लिए खड़ा भी हूँ और चल भी पा रहा हूँ, जिसमें एकदम कम समय हुआ अभी तक। तो गाइज आपके सामने है, ये अपने पैरों से चल भी पाए, अभी आपके सामने स्टेट से भी आए, सब कुछ पॉसिबल। और जो आपने बोला सेम प्रॉब्लम इनके साथ थी, है ना सर? बिल्कुल सेम प्रॉब्लम थी। टाइम से इन्होंने अपनी बीमारी को पकड़ा और हमारी सलाह ली। हमारी सलाह के बाद सवाल भी आए होंगे, सवाल इन्होंने पक्का इंटरनेट से भी देखे होंगे, अपने परिवार के किसी सदस्य से या कोई डॉक्टर अपने जानकार में होता है उससे भी जरूर पूछा होगा। पूछना भी चाहिए, हमेशा आपको अपनी ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, अपने डर अपने सवाल जरूर पूछने चाहिए और उसके ऊपर फिर डिसीजन लेकर के जल्द से जल्द उसका इलाज कराना चाहिए। बार-बार यही पूछता, सर मैं खड़ा हो जाऊंगा ना पैरों पे। जिस दिन ऑपरेशन था ना उस दिन पहले दिन रात को मतलब पूरी रात ही सोए नहीं, मैं उनके पास थी। तो सही था, एक बात बताओ, ऑपरेशन के बाद मैं सोऊंगा कैसे? मुझे थोड़ी ना पता, मेरा ऑपरेशन थोड़ी ना हुआ है। मतलब इतने सारे क्वेश्चन थे उस रात को। उनको नींद नहीं आई थी, बोला था 1 बजे की 12 बजे को पानी नहीं पीना है, तो इनको 2 बजे पानी भी पिलाया, सब कुछ करवाया। मतलब और जो फोर्टिस हॉस्पिटल है ना, उनकी पूरी स्टाफ को मैं थैंक यू बोलूंगी, बिकॉज सब 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 बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि वो होता है ना, एक हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर अच्छा होने से नहीं होता है, सारे जो स्टाफ अच्छे होते हैं। ये आपने जो बात कही है बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि हमेशा एक डॉक्टर का नाम बना देते हैं कि उस डॉक्टर के पास गए थे बहुत अच्छा इलाज हुआ, या उस डॉक्टर के पास गए थे इलाज अच्छा नहीं हुआ। ये सारा एक बहुत टीम का एफर्ट होता है। मेरा काम आपके साथ वक्त, मेरे ख्याल से ऑपरेशन के अलावा मैं शायद आपके साथ दिन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं बिताता था। बाकी सारा जो एक टीम है, एक स्टाफ है, वो सब मिलकर के सिस्टम को अच्छा या खराब बनाते हैं। जो एनवायरनमेंट था ना सर, वो बहुत बहुत अच्छा। आज भी हम इतनी बार वापस दिखाने जा चुके हैं, मतलब हमें लगता है कि फोर्टिस हमारे घर जैसा है। नहीं, अब जहां भी आप लोग रहते हैं वहीं पर अपना इलाज जरूर कराएं। और देखिए, मेडिसिन एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर साइंस और एक्सपर्टीज से ज़्यादा एक ट्रस्ट बड़ा जरूरी होता है। हो सकता है मैं भी वही इलाज करता हूं और आप भी वही इलाज करते हैं, लेकिन हो सकता है एक मरीज ऐसे हो जिसको आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा हो या आपसे बात करके उसको ज़्यादा तसल्ली मिलती हो, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उस सबको देख करके जहाँ पर भी आपका ट्रस्ट बनता है, आपको फेथ आता है, वहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए और जैसा इलाज आपकी टीम आपके साथ कर रही है उसको कराइए। मैंने ये इसलिए बोला कि फोर्टिस का, फरीदाबाद का, क्योंकि मैंने वहाँ का अनुभव किया है। हाँ, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कोई पेड प्रमोशन कर रही हूँ फोर्टिस का। आई स्वेयर मैं किसी का भी कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मतलब मैंने सर से भी बहुत लंबे टाइम से इनका टाइम मांगा है, तब मैं यहाँ पे इनका इंटरव्यू लेने आई हूँ, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मेरे मन में थे। जिस दिन मेरा हस्बैंड बीमार था ना, तो मैंने वो चीज़ें फेस की है। और जो फोर्टिस हॉस्पिटल है वहाँ पे भी मैंने मेरा रिव्यू दिया है, कोई प्रमोशन नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, एकदम 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 ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ। हाँ जी गाइस, तो आप लोगों के ऑलमोस्ट मुझे जहाँ तक मैं हो पाया सारी की सारी चीज़ें मैंने कैप्चर कर ली। फिर भी कुछ है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ज़रूर सर से पूछ के आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो अब जो भी है, जो भी हमारा छोटा सा वीडियो था आप सबके कंसर्न का, वो हम एंड कर रहे हैं। बट उसके पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सर आपको बताना चाहते हैं। हाँ जी, पहले तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को अपने साथ जोड़ा और इनको देख के तो बहुत मुझे अच्छा लगा किस तरीके से इनकी रिकवरी हुई है। और इसी कारण हम लोग आपके श्रोताओं से, आपके व्यूअर्स के साथ भी जुड़ पाए। तो क्योंकि समाज के साथ जुड़ने का एक बड़ा अच्छा मौका मुझे मिला है, तो थोड़ा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ। मेरा फील्ड मेडिसिन का है, डॉक्टरी का है, तो उसी से जुड़ी कुछ सलाह देता हूँ। सबसे मेन जो सलाह मैं आपको एज ए न्यूरो सर्जन या एज ए स्पाइन सर्जन देना चाहता हूँ, वो मैं पूरे समाज को ही कहना चाहता हूँ कि अपनी बीमारी से डरें, उसके इलाज से ना डरें। हमारी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर मैंने बहुत से मरीजों को देखा है जो इलाज से डरने की वजह से अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं और बढ़ा करके ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहां कभी कभी हम लोग भी बेबस महसूस करते हैं उनकी मदद करने के लिए। दूसरा मैसेज जो मेरा ये है कि रीढ़ की हड्डी की बीमारियां, जिसके ऊपर आज हमने बात की है, 90% से ज़्यादा रीढ़ की हड्डी की बीमारियां जो हैं बचाई जा सकती हैं होने से। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और जब हम समाज से बात करते हैं तो बात करते हैं प्रिवेंशन की, ना कि इलाज की। तो इलाज करना तो हमारा काम है ही,
प्रिवेंट कैसे करेंगे उसका अवेयरनेस देना भी मेरी जिम्मेवारी बनती है। तो उसके लिए ये है कि आप अपने आप को एक्टिव रखें। एक मूल मंत्र है कि अपने शरीर को एक्टिव रखें। थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर को रोज़ दीजिए, जिसमें व्यायाम करिए। ज़रूरी नहीं है हर एक आदमी को जिम अच्छा लगता हो। आपको रनिंग अच्छा लगता है रनिंग करें, जॉगिंग अच्छा लगता है जॉगिंग करें, योगा अच्छा लगता है योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें जिसमें आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज हो, थोड़ा सा अपनी मूवमेंट कर सकें, अपने अंगों को, अपने मांसपेशियों को थोड़ा सा एक्टिव कर सकें। उससे ना केवल शरीर बल्कि आपके मानसिक विकास और आपके खुश रहने के बहुत सी मदद मिलती है। डिप्रेशन जैसी बीमारियां नहीं आती हैं। तो थोड़ा अपने शरीर को कैजुअली ना लें, उसका ध्यान दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और मैसेज है कि जब भी कोई लक्षण होता है, जब भी कोई बीमारी के संकेत आते हैं, तो बहुत समय हम लोग अपने ही दिमाग से इंटरनेट की मदद लेते हैं। ये इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत जागरूकता फैलाती है, बहुत नॉलेज देती है, पर उसके साथ साथ उसको साइंस से रिप्लेस नहीं करें। साइंटिफिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत पढ़ाई जो किया है उसका फ़ायदा उठाएं। आज बहुत अच्छे देश में हम हैं, हिंदुस्तान में। आपके पास आज की तारीख में दुनिया में ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं जो अवेलेबल नहीं हो, सब कुछ अवेलेबल है और उसका फ़ायदा उठाएं। हम लोग आप लोगों की मदद के लिए ही काम कर रहे हैं। स्वस्थ समाज हमेशा समृद्ध समाज होता है। तो स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद। हाँ जी गाइस, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और डॉक्टर की बात ज़रूर सुनो। बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। सो ये वीडियो अच्छा लगे तो खूब सारा प्यार देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। बहुत सारा थैंक यू। फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव्ड वंस को ये वाला वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि जो क्वेश्चंस, जो चीज़ें हम मैनुअल जेटू जी ने फेस की है या फिर आप में से और भी कोई फेस करे हो, वो और दूसरे ना फेस कर पाए, है ना। सो इसीलिए सब मिलके एक होके करेंगे तो हर चीज़, कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता ही निकलता है। तो बस मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुँच पाए। सो गाइस, ओके, बाय बाय।